दिस कंपनी नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज आप सबने इसका नाम सुना होगा, आप सबने इसके बारे में कभी ना कभी, या फिर इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप सभी ने यूज़ किए ही होंगे, या वो बड़े हो या फिर बच्चे हो। अब अगर बात करते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें थोड़ा और ज़्यादा डीप डाइव करना पड़ता है किसी भी कंपनी के ऊपर। तो थोड़ा और हम डिटेल में जानते हैं कि ये कंपनी और क्या क्या चीज़ें करती है एंड इसके जो बिजनेस सेगमेंट है वो क्या क्या निकल के आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई है, तो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। देख सकते हैं आप यहाँ पे मुंबई में। इनके जो बिज़नेस है उसके बारे में बात करें तो इनिशियली इनके जो बिज़नेस थे वो टेक्सटाइल एंड पॉलिस्टर के हुआ करते थे। उसके बाद आज के डेट की अगर बात कर रहे हैं तो एनर्जी हो, मटेरियल हो, रिटेल हो या इंटरटेनमेंट, या फिर आप कह लें डिजिटल सर्विसेज, इन सब में इन्होंने अब काफ़ी अच्छे तरीके से अपने जो बिज़नेस है उसको एक्सपैंड किया, और इन सारे ही आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से अपने जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको बहुत अच्छी सर्विसेज, बहुत अच्छे ही प्रोडक्ट्स कैटर कर रहे हैं। बात करें ये जो कंपनी है तो फॉर्च्यून 500 कंपनी में से एक है एंड इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन में या कंपनी में से आती है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो सर्विसेज हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इंडिया के जितने भी डेली बेसिस के लोग हैं उनमें काफ़ी आप कहेंगे कि ऑलमोस्ट सारे ही लोगों ने इनका जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ किया। तो हर एक के दिमाग में, हर एक के दिल में आप कह सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स छपे हुए हैं, और ये काफ़ी एक बड़ा आप कहेंगे कि रोल भी अदा करते हैं हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की उसमें भी। यहाँ पे अगर इनके बिजनेस सेगमेंट के और रेवेन्यू की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो इनके जनरेट होता है वो आप देख सकते हैं 50% रेवेन्यू जनरेट होता है रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस से। उसके बाद बात करें डिजिटल सर्विस से इनको 9%, रिटेल बिजनेस से 21%। उसके बाद आप देखेंगे पेट्रोकेमिकल है उससे 19%, और ऑयल एंड गैस और साथ में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इससे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ अगर हम लोग देखें कि इनके जो रिटेल बिजनेस है उसमें क्या आते हैं, आपने यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट का नाम सुना होगा। तो अगर बात करें इनके जो रिटेल बिजनेस है तो रिटेल बिजनेस में ये इंडिया के सबसे लार्जेस्ट रिटेलर में से एक है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में। यहाँ पे इनके टोटल जो स्टोर्स है वो है 11,800 के आसपास स्टोर्स इंडिया में, और 125 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं इनके पास। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इनके जो ऑपरेटर्स हैं ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इंडिया में लीडिंग डीप वाटर ऑपरेटर हैं। इनके जो बिजनेस आते हैं इसके अंदर वो आते हैं रिलायंस पेट्रोलियम रिटेल। रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात करें तो इनके जो रिफाइनिंग फैसिलिटी है वो जामनगर में है, और ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कह सकते हैं आप रिफाइनिंग हब है, जहाँ पे इनकी जो कैपेसिटी है पर डे की वो है 1.24 बिलियन बैरल्स। डिजिटल सर्विसेज बिजनेस की बात करें तो जियो आप सबने यूज़ किया होगा ये सर्विसेज, यहाँ तक कि इनके साथ साथ अभी जियो मनी भी स्टार्ट हो गया है। तो ये इंडिया में आप कहेंगे कि सबसे बिगेस्ट प्लेयर है आज के डेट में टेलीकॉम के सेक्टर में, और 35% मार्केट शेयर जो है इससे जनरेट होता है इनको। और अगर बात करें तो 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स है इस आप कह सकते हैं सेक्टर्स के या फिर इस टेलीकॉम सेक्टर के। मीडिया एंटरटेनमेंट की बात करें तो मीडिया एंटरटेनमेंट में जो इनके कंपनी का नाम है वो है नेटवर्क 18 मीडिया, जो कि ऑपरेट होते हैं 56 चैनल्स में, एंड ये इंडिया में ये न्यूज़ चैनल के तौर पे ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में है, जहाँ पे आप वाईकॉम स्टूडियो ऑन एंड जियो स्टूडियो का नाम सुना होगा। पेट्रोकेमिकल बिजनेस की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोकेमिकल में पूरे कंट्री में, और इस कंट्री में, और अगर वर्ल्ड वाइज बात करें तो टॉप 10 में ये पेट्रोकेमिकल में आते हैं। इनके जो प्लांट्स अवेलेबल हैं इंडिया में जहाँ जहाँ लोकेटेड हैं वो काफ़ी सारे लोकेशंस हैं, उसमें से कुछ लोकेशंस ये हैं दहेज है, हाजीरा, होशियारपुर, जामनगर एंड वडोदरा। तो ये सारे हो गए इनके बिजनेस सेगमेंट। इनके काफ़ी अच्छे, आपने खुद भी देखा है कि कितने अच्छे तरीके से इनका बिजनेस पूरा एक्सपैंड हुआ पड़ा है, और काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है भी एनएसई बीएसई पे जो कि अभी के टाइम पे लिस्टेड भी है। तो ये तो हमने बात की है कंपनी के डिटेल के ऊपर, बिजनेस सेगमेंट और कंपनी करती क्या है पूरे इंट्रोडक्शन के ऊपर। बट इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स के ऊपर, नंबर्स देखेंगे, टेक्निकल के ऊपर भी देखेंगे, चार्ट में हम बात करेंगे कि इसके लेवल्स और टारगेट्स क्या निकल के आने वाले हैं एंड आपको क्या करना चाहिए इस शेयर में।
तो वीडियो में आप आखिरी तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो आपको आखिरी में अच्छा लगे तो लाइक शेयर किए बिना ना जाएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमेशा हम ऐसे ही डिफरेंट जितने भी सेक्टर्स हैं और जितने भी डिफरेंट शेयर एनालिसिस हम करके उस पर पोस्ट करते रहते हैं। आप चाहे तो आप वहाँ पे अपने ये सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट भी मिल जाएंगे एंड काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप चेकआउट करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं और आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनालिस्ट की यहाँ पे क्या राय निकल के आ रही है। तो 60% एनालिस्ट आपको इसमें बाइंग की रेटिंग अभी के टाइम पे दे रहे हैं। साथ ही रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स के जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। 3 ईयर्स हो, 2 ईयर्स हो, 1 ईयर हो, आपको नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, बुरे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी जो रिटर्न्स रहे हैं वो ठीक ठाक से रहे हैं। बहुत आप अच्छा नहीं कह सकते पर बिल्कुल बुरे भी नहीं हैं, अच्छे खासे आपको फिर भी यहाँ पे रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। वैल्यूएशन के ऊपर भी बात करें तो वैल्यूएशन में आप देखेंगे जो ईपीएस निकल के आ रहा है वो है 50, काफ़ी अच्छा ईपीएस नज़र आ रहा है। इंडस्ट्री पी देखें तो 21 है। स्टॉक पी की बात करें ऑब्वियसली हमें ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है, 44 के आसपास आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 38% की डिलीवरी हुई है आज के दिन पे, दैट मीन्स 38% लोग आज इसको अपने डीमेट अकाउंट पे लेके जा चुके हैं। अब बात करते हैं इसके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कोई बेहतर नज़र नहीं आ रहा है, बेशक हमें यहाँ पे आपको नेगेटिव में ही दिख रहा होगा। बट 5 ईयर्स की बात करें ऑलमोस्ट 1% था, बट उसके बाद आपको नंबर्स जो है वो डाउन में दिख रहे हैं। 1 ईयर में हमें काफ़ी ज़्यादा नंबर में जो है वो एक कह सकते हैं आपकी डिप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स भी हमें ठीक ठाक से दिख रहे हैं। इस 5 साल से लेके अगर 1 साल की बात करें, भले 3 साल का जो टाइम फ्रेम था उसमें आपको 2% माइनस में दिख रहे हैं, बट 5 साल से 1 साल के बीच आपको ऑलमोस्ट 3% के आसपास ही नज़र आ रहे हैं। आरओई की बात करें तो आरओई भी हमें यहाँ पे ठीक ठाक से दिख रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। एटलीस्ट 15 to 20 होना चाहिए, बट अभी आपको ये काफ़ी 15 के नीचे ही नज़र आ रहे हैं। आरओसी की बात करें तो आरओसी भी हमें थोड़ा यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा हमें कम ही दिख रहा है। यहाँ पे भी 15 to 20% एटलीस्ट क्राइटेरिया इज़ कि 15 to 20% होना चाहिए, बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा देखेंगे कि नीचे की तरफ ही नज़र आ रहा है। डेट इक्विटी की बात करें तो 0.51 डेट इक्विटी आपको नज़र आ रहा है। कंपनी ने यहाँ पे जो इक्विटी है डेट है उसको थोड़ा कम किया है और कोशिश में लगे हैं कि और अपने जितने भी डेट हैं उसको कम करने की। अब इसके यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल्स पे भी बात करते हैं। तो फाइनेंशियल्स पे हम नज़र डालेंगे 3 साल के नंबर्स के ऊपर, जहाँ पे मार्च 2019 से मार्च 2021 तक की बात करेंगे। सेल्स के नंबर पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो सेल्स के नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने नंबर्स हैं वो आपको करोड़ में दिखने वाले हैं। अगर देखें यहाँ जो सेल्स के नंबर्स हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके जो नंबर्स हैं आपको घटते हुए दिख रहे हैं साल दर साल। जैसे कि पहले जो था 2019 में 3,70,744 करोड़ के आसपास मार्च के जो नंबर्स हैं बेशक हमें यहाँ पे घटे हुए दिख रहे हैं। अब अगर बात करें इनके जो नंबर्स हैं, 1 सेकेंड, अब अगर बात करते हैं यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात कर लेते हैं सबसे पहले मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 तक की। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 के नंबर्स में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज चेंज की बात करें तो 27% के आसपास का आपको यहाँ डिक्लाइन नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 35,163 से आप देखेंगे कि बीच में घटा हुआ था, वापस से आपको मार्च 21 में बढ़ा हुआ दिख रहा है। परसेंटेज चेंज की बात करें 3% का जंप आपको नेट प्रॉफिट में नज़र आ रहा है। इसके बावजूद कि यहाँ पे आपको सेल्स में काफ़ी अच्छा खासा आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्रॉप हुआ था या फिर डिक्लाइन आपको नज़र आया था, उसके बावजूद भी नेट प्रॉफिट इनके अच्छे निकल के आ रहे हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हैं उनमें। अब यहाँ पे देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस के भी जो नंबर्स हैं आपको करोड़ में दिखेंगे। सेल्स की बात करें सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा खासा आपको बढ़ता हुआ इनका जो सेल्स है वो दिख रहा है। नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जैसे कि पिछले अगर क्वार्टर की बात करें जून 2020 की तो 47,461 करोड़ का जनरेट हुआ था सेल्स, बट मार्च 21 की बात करें तो हमें एक बहुत अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है जो कि है 80,656 करोड़। बट अब हम बात करें दिसंबर 2020 से लेके मार्च 21 के बीच की डिफरेंस, तो यहाँ पे आप जो डिफरेंस देखेंगे वो 32% तक का आपको जंप यहाँ पे नज़र आने वाला है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट जो है आपको बेशक यहाँ पे घटता हुआ दिखा है। जैसे कि पहले तो यहाँ पे आपको 9,294 दिख रहा था, उसके बाद आपको घटता हुआ दिखा, फिर बढ़ता हुआ दिखा, एंड अगेन आपको यहाँ पे
एक डिप देखने को मिल रहा है। परसेंटेज चेंज की बात करें इन 2 ईयर्स, इन 2 क्वार्टर्स में -12% के आसपास का आपको डिप नज़र आ रहा है। तो आपने देखा कि कैसे ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वहाँ पे सेल्स आपको भले ही माइनस में दिखे हों, नेगेटिव में दिखे हों, बट जो नेट प्रॉफिट रहे हैं पॉजिटिव में रहे हैं 3% के आसपास। क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो जो इनके सेल्स जो निकल के आ रहे हैं उनमें जो परसेंटेज जंप हुआ वो 32% के आसपास जंप हुआ, बट नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पे डिप देखने को मिला है जो कि है -12% के लगभग। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर भी बात करते हैं। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग हमें नज़र आ रही है ऑलमोस्ट 50% जो होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स के पास आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत आपको फ्लक्चुएशंस नज़र आ रहा है बट ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ रहा है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के भी जो नंबर्स हैं वो आपको थोड़े थोड़े बहुत माइनर से नंबर में आपको बढ़ते हुए दिखे। ऑलमोस्ट 1% के आसपास आप देख सकते हैं कि इस जो 4 क्वार्टर में डिफरेंसेस जो हैं वो आखिरी के क्वार्टर में आप देखेंगे मार्च 21 में इसके मुकाबले तो आपको 1% के आसपास थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने भी बहुत माइनस से नंबर में आपको यहाँ पे जो अपने होल्डिंग्स हैं उसको कट शॉर्ट किया है। पब्लिक की भी होल्डिंग्स जो है वो ऑलमोस्ट आपको थोड़ा थोड़ा करके कट शॉर्ट होता हुआ दिखा है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस भी नज़र आया है बट ठीक ठाक से हैं। बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशंस किसी के भी होल्डिंग्स में नज़र नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहे हैं थ्रू आउट दी क्वार्टर्स। ये चारों क्वार्टर्स में आपको सिमिलर ही काइंड ऑफ देखने को मिल रहे हैं। प्लेज की बात करें तो अगेन यहाँ पे किसी भी तरह का हमें प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करेंटली एंड उनके परसेंटेज आपको ये नज़र आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, UTI निफ्टी इंडेक्स है, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी है, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, SBI निफ्टी एंड इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान एंड बाकी आपको जो परसेंटेज हैं वो काफ़ी अच्छे बेहतरीन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं सीधा इसके चार्ट के ऊपर। अभी ये जो शेयर है ये आपको 2250 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बात करें अगर पिछले मार्च की या फिर मार्च से पहले की तो ये शेयर आपको 1600 के आसपास कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा था। उस टाइम ये अपने सारे ही EMA के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद मार्च में ये शेयर आपको 880 तक आता हुआ दिखा है। उसके बावजूद भी कि इसने अपने 200 वीक EMA को इसने ब्रेक नहीं किया है फुल्ली, उसके ऊपर ही आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको जो इसमें एक बुल रन दिखा है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मार्च से सितंबर की बात करें तो इतने में ही आपको काफ़ी ऊपर जाता हुआ ये शेयर दिखा था। काफ़ी अच्छा इसमें एक आप कह सकते हैं कि अप ट्रेंड नज़र आया था ऑलमोस्ट 2371। दैट मीन्स अभी जो करंट प्राइस है उससे भी काफ़ी ऊपर हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ टाइम तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी है बट साइडवे में ये चलता हुआ आपको अभी के टाइम में जो है वो 2250 के आसपास कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी अपने जो इसके ट्रेंड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ समय से जब ये यहाँ पे था 2300 के आसपास तो यहाँ से इसने अपने जो भी है साइड ट्रेंड में तो ये चलता रहा साइडवे में, बट इसने अपने कभी भी जो 50 वीक EMA उसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ से ही ये हमेशा रिवर्स में जाता हुआ आपको दिखा है। जब भी इसने यहाँ पे टच किया है तब ये आपको ऊपर की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही है कि यहाँ से अभी आपको एक आप देखेंगे कि अप ट्रेंड में यहाँ से तो हमें निकलता हुआ दिख चुका है, बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो चलते हैं उस छोटे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। हर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आएगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि पहले ये यहाँ पे कारोबार करता हुआ दिख रहा था, उसके बाद अगर देखें कि जो बीच में हमने जो बात की थी कि ये अपने जो 50 वीक EMA है उसको टच करता है एंड फिर आप रिवर्स उसमें देखते हैं तो ये वही लेवल है जहाँ पे जिसकी बात हम लोग कर रहे थे पिछले चार्ट पे। तो 1828 के आसपास का ये लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे, सॉरी सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। अब अगर यहाँ से देखते हैं कि अभी जिस लेवल पे ये खड़ा है या फिर जहाँ पे भी ये ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है 2250 के आसपास, अगर इसके ऊपर इसने एक बार अपने जो है वो आप अगर कहें कि क्लोजिंग दे दे तो आपको आने वाले दिनों में जो है वो पहले तो प्रीवियस वन जो इसका प्रीवियस आप कह सकते हैं कि जो हाई था इसका 2375 के आसपास, तो वहाँ तक ये आपको जाता हुआ तो दिखेगा। उसके बाद की बात करें तो आने वाले दिनों में आपको या तो 2400 ये लेवल तो कंफर्म है कि आएगा, बट थोड़ा अगर आप और होल्ड करते हैं 2400, अदरवाइज आपको जो आने वाले दिनों में 2550 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो बी रेडी, उसी हिसाब से आप जो भी है वो इन्वेस्टमेंट करें
कि आप अपना थोड़ा टाइम फ्रेम अपने दिमाग में या फिर अपने जो भी है आप चार्ट पे एनालिसिस करके अपने दिमाग में सेट कर ले कि हमें इतने टाइम तक के लिए वेट करना है एंड उसके बाद जो है ये हमारा लेवल होने वाला है, ये हमारा टारगेट होने वाला है, ये हमें अचीव करना है। अब अगर बात करते हैं कि अगर ये नीचे की तरफ आता है या फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग हमें देखने को मिले तो ये कहाँ तक आता हुआ हमें दिखेगा, नीचे की तरफ कहाँ पे ये सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर इसके सपोर्ट की, तो ये आपको आने वाले टाइम में 2120 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। अब वो 2120 कौन सा है वो हम बात करते हैं, यहाँ पे चार्ट पे हम देखेंगे क्लियरली। 1 सेकेंड। उसके बाद की बात करें तो 1950, अदरवाइज जहाँ पे अभी आपको दिख रहा है ये शेयर कि ये काफ़ी टाइम पहले जहाँ पे आया हुआ दिख रहा था, जो ये 1828 का है, यहाँ तक भी आपको आता हुआ दिख सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। आखिरी ये आपको यहाँ तक ही आता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। तो आप चाहें तो जो 1828 से लेके 1900 के आसपास का जो निकल के आ रहा है इसका सपोर्ट, वहाँ तक आपको नज़र बनाए रखना है और उसी हिसाब से जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो आप चाहें तो इस लेवल पे आप कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपना जो भी है प्रॉफिट के लिए आप जो आप प्लान कर रहे हैं वो आप चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ से हमेशा ये रिवर्स होता हुआ आपको दिखा है, ये इन दोनों के बीच से आप देखेंगे यहाँ तक आता है टच करता है एंड देन यहाँ से आपको रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में अभी जैसा कि इससे समझ आ रहा है कि इसमें अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखती है तो हमने आपको जो इसके जो सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं या फिर जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो हमने दोनों ही बात किए, तो उसके लिए आप चाहें तो आप रेडी रह सकते हैं। बाकी आज के दिन जो कारोबार हुआ है वो ऑब्वियसली आपको जो दिख रहा होगा कि ये आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ ही जाता हुआ आपको दिख रहा है, तो उसी हिसाब से है। तो आप अपनी जो प्लानिंग है वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्रेकआउट अगर दिया तो काफ़ी अच्छा खासा अभी भी आपको इसमें प्रॉफिट बन सकता है। बट आज के दिन जो कारोबार हुआ है ऑब्वियसली इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी है, तो उस हिसाब से अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आप दोनों साइड के लिए आप प्रिपेयर रहें और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से आप चाहें तो इन सारे नंबर्स पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। बाकी आई थिंक आज की वीडियो में हमने इस टॉपिक के ऊपर या इस शेयर के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। कुछ आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।